to Gurukul Agri. Today we are going to discuss first module of agricultural engineering, which is very important subject from exam point of view. So let us start with our first slide. Here is our first slide. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डाटा डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का. तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट. In Vision 2020 of ICAR, India requires total farm power 2 kilowatt per hectare and 2300 kilogram per hectare grain production. अभी क्या बोला गया है कि ICAR के विजन 2020 के अकॉर्डिंग इंडिया को टोटल फार्म पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 किलोवाट पर हेक्टेयर एंड जो ग्रेन प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है वो है 2300 किलोग्राम पर हेक्टेयर. मतलब एक हेक्टेयर में से 2300 किलोग्राम ग्रेन का प्रोडक्शन करना होगा. ठीक है. अभी देखो फार्म पावर क्या होता है आपका. एक फार्म पे एक फील्ड पे जो भी पावर लग रही है, चाहे वो ह्यूमन पावर हो, चाहे एनिमल पावर हो, चाहे वो मैकेनिकल पावर हो, ठीक है, वो सारी फार्म पावर्स होती हैं. ह्यूमन पावर जैसे कि एक फार्मर है जो कि फार्म में कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो सोइंग का हो गया, वीडिंग का हो गया या इरिगेशन का हो गया, वो उसकी ह्यूमन पावर है. ठीक है. एनिमल से जो भी काम लिया जाता है फील्ड में वो एनिमल पावर होता है. और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, पावर टिलर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, वो सारी की सारी उनकी मैकेनिकल पावर होगी. और ये सब आपकी टोटल फार्म पावर होगी. ये सब फार्म पावर में आएंगे. ठीक है. तो टोटल फार्म पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 किलोवाट पर हेक्टेयर. ठीक है. अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इन 2013-14 farm power availability per hectare was 1.84 kilowatt per hectare, which is to increase 4 kilowatt per hectare by 2022. ठीक है. देखिए 2013-14 तक जो एक हेक्टेयर पे फार्म पावर की अवेलेबिलिटी थी वो थी 1.84 किलोवाट. ठीक है. एक हेक्टेयर पे, जो कि बढ़कर 2022 तक बढ़कर वो 4 किलोवाट पर हेक्टेयर हो जाएगी. ठीक है. अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. इट वाज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर बाय 2017-18. अभी देखो 2017-18 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2017-18 तक जो फार्म पावर की अवेलेबिलिटी है वो 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर को क्रॉस कर जाएगी. ठीक है. तो ये आपके तीनों पॉइंट जो थे वो फार्म पावर से रिलेटेड थे. ठीक है. जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकते हैं. ठीक है. अभी देखो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए आईसीआर के विजन 2020 के अकॉर्डिंग फार्म पावर की रिक्वायरमेंट पूछा जाए तो 2 किलोवाट पर हेक्टेयर इसका आंसर होगा. अगर 2013-14 में फार्म पावर की अवेलेबिलिटी पूछी जाए कि कितनी थी 1.84 किलोवाट पर हेक्टेयर. अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 तक वो बढ़कर कितनी हो जाएगी या कितनी हो सकती है तो उसका आंसर आएगा 4 किलोवाट पर हेक्टेयर. अगर 2017-18 का डाटा पूछा जाए तो 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर आपका आंसर होगा. अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. द स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स टेकन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड 86.21% in 2015-16 against 84.97% in 2010-11. ठीक है. देखो स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स, यहाँ पे बात की गई है लैंड होल्डिंग की, फार्म होल्डिंग की. ठीक है. जनरली स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स की जो टर्म्स हैं वो फार्मर्स के लिए यूज की जाती हैं कि स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स. ठीक है. अभी इंडिया में होल्डिंग्स को क्लासिफाई किया गया स्मॉल में, मार्जिनल में, मीडियम में, सेमी मीडियम में और लार्ज में. ठीक है. तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स हैं, अभी देखो मार्जिनल होल्डिंग्स होंगी जिनके पास लैंड जो है वो 1 हेक्टेयर से कम होगी. ठीक है. 1 हेक्टेयर से कम लैंड होगी वो होंगी मार्जिनल होल्डिंग्स. जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की लैंड होगी वो आएंगे स्मॉल होल्डिंग्स में. ठीक है. अभी देखो टेकन टुगेदर स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स टेकन टुगेदर जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है उनसे लेकर जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की लैंड है वो सारे लोग 2010-11 में उनका जो परसेंटेज था वो था 84.97%. ठीक है. जो कि बढ़कर 86.21% हो गया है 2015-16 में. ठीक है.
अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में जो भी क्लासिफिकेशन है होल्डिंग्स में, उनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किस होल्डिंग का है, तो वो स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स का है, ठीक है, अबाउट 86% है, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा परसेंटेज है। अभी इंडिया में अबाउट 86% लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की लैंड है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 0.75 किलोवाट विच इज इक्वल टू 750 वॉट्स, ठीक है। अभी देखो हॉर्स पावर जो है वो पावर को मेजर करने का यूनिट है, ठीक है, पावर को अलग अलग यूनिट्स में मेजर किया जाता है, जैसे कि हॉर्स पावर, किलोवाट, वॉट, ठीक है। 1 हॉर्स पावर की जो वैल्यू होती है वो 0.75 किलोवाट होती है और 1 किलोवाट की वैल्यू 1000 वॉट्स होती है विच इज इक्वल टू 750 वॉट्स, ठीक है। आगे देखिए ह्यूमन पावर। अभी पावर होता है, जो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, एक समय में कितना काम हो रहा है वो होता है आपका पावर। तो ह्यूमन पावर कितनी हो सकती है, ह्यूमन पावर कितनी होती है, अ स्ट्रॉन्ग मैन्स पावर इक्वल टू 0.1 हॉर्स पावर विच इज इक्वल टू 75 वॉट्स, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की, एक हेल्दी पर्सन की जो पावर हो सकती है, मतलब मैक्सिमम पावर आप मान सकते हो इसे कि अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम पावर एक पर्सन की 0.1 हॉर्स पावर हो सकती है विच इज इक्वल टू 75 वॉट्स। तो चलिए मूव करते हैं अगली स्लाइड पर। सो ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एवरेज ह्यूमन पावर, कि ह्यूमन की एवरेज पावर कितनी हो सकती है, किसी में पावर ज्यादा होती है किसी में कम होती है, तो एवरेज कितनी हो सकती है। मेल की 0.06 किलोवाट जो कि 60 वॉट्स के इक्वल होती है, फीमेल की 0.048 किलोवाट 48 वॉट्स, चाइल्ड की 0.030 किलोवाट्स विच इज इक्वल टू 30 वॉट्स। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है, कि ह्यूमन की एवरेज पावर कितनी हो सकती है, मेल की, फीमेल की और चाइल्ड की, ये आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं एनिमल पावर। एनिमल पावर, एक एनिमल की काम करने की कितनी पावर होती है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एवरेज पेयर ऑफ बुलॉक्स, एक पेयर ऑफ बुलॉक्स में 2 बुलॉक होंगे, तो उसकी एवरेज कितनी हो सकती है काम करने की पावर, 1 हॉर्स पावर उसकी पावर हो सकती है विच इज इक्वल टू 0.75 किलोवाट। ये भी आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे किलोवाट में पूछ लिया जाए तो 0.75, और अगर आपसे हॉर्स पावर में पूछ लिया जाए तो 1 हॉर्स पावर, ठीक है। आगे देखिए एनिमल पावर अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट, एनिमल की पावर उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितनी हो सकती है। डोंकी की 32% ऑफ बॉडी वेट, डोंकी की जो पावर होती है वो अपने बॉडी वेट का 32% काम कर सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि डोंकीज पे काफी सारा सामान लोड करके उन्हें बहुत सारा वॉक कराया जाता है, उन्हें बहुत मतलब ज्यादा चलाया जाता है, बिकॉज वो अपने बॉडी वेट का, सब एनिमल्स में सबसे ज्यादा अपने बॉडी वेट का वर्क जो कर सकते हैं वो डोंकीज कर सकते हैं। वो अपने बॉडी वेट का अबाउट 32% पावर काम में ले सकते हैं। कैमल्स 18% बॉडी वेट, वो अपनी बॉडी वेट का 18% काम कर सकते हैं। बफेलोज 12% ऑफ बॉडी वेट एंड बुलॉक्स 10% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। अभी देखो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एनिमल्स में वो कौन सा एनिमल है जो अपने बॉडी वेट का सबसे ज्यादा पावर यूज कर सकता है, सबसे ज्यादा अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग काम कर सकता है, तो वो है डोंकी, और जो सबसे कम यूज कर सकता है वो है बुलॉक्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड, ऑन बेसिस ऑफ बॉडी वेट एनिमल्स क्लासिफाइड एज, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए देखते हैं। हैवी एनिमल्स, हैवी एनिमल्स जो होते हैं जिनका वेट 500 किलोग्राम से ज्यादा होता है वो हैवी एनिमल्स होते हैं। लार्ज एनिमल्स जिनका वेट 400 से 500 किलोग्राम के बीच में होता है वो लार्ज एनिमल्स होते हैं। मीडियम एनिमल्स जिनका वेट 300 से 400 किलो होता है, और स्मॉल एनिमल्स जिनका वेट 200 से 300 किलोग्राम होता है, ये होते हैं स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। तो ये थे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, 1 पेयर ऑफ बुलक कैन कमांड अबाउट 2 हेक्टेयर लैंड, एक पेयर ऑफ जो बुलक का होता है जिसमें 2 बुलक्स होते हैं वो 2 हेक्टेयर तक की लैंड को कवर कर सकते हैं, 2 हेक्टेयर लैंड को कमांड कर सकते हैं, ठीक है।
आगे देखिए मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। देखो जो डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी होती है वो होती है 32 टू 38%। अभी थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? थर्मल एफिशिएंसी होती है, देखो एक जो हीट इंजन होता है उसकी, ये एक रेशो होता है एक्चुअली, थर्मल एफिशिएंसी एक रेशो होता है वर्क डन टू हीट सप्लाइड। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। एक हीट इंजन जो होता है उसको जो भी हीट सप्लाई की जाती है उसके अकॉर्डिंग वो कितना काम कर रहा है। ठीक है, जो इनका रेशो आता है वो होता है थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, जो हीट सप्लाई होती है उसके अकॉर्डिंग इंजन ने कितना काम किया, वो उनका जो रेशो होगा वो होगा थर्मल एफिशिएंसी, वर्क डन टू द हीट सप्लाइड। ठीक है, ये एक रेशो होता है थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, डीजल इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो होती है 32 टू 38%, और पेट्रोल इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो होती है 25 टू 32%। ठीक है, पेट्रोल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कम होती है और डीजल इंजन की ज़्यादा होती है। आज के टाइम पे डीजल इंजन ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, डीजल इंजन ही ज़्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसकी थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, डीजल इंजन की। और आप इसको कैसे याद रख सकते हो? 25 टू 32% हो गया। अभी जो डीजल इंजन है वो 32 से स्टार्ट होगा, 32 से 38% हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अ पावर टिलर कैन कमांड अबाउट 5 हेक्टेयर लैंड। 5 हेक्टेयर लैंड को कमांड कर सकता है पावर टिलर जिसकी पावर हो 7.46 किलोवाट। ठीक है, एक पावर टिलर जिसकी पावर 7.46 किलोवाट हो वो 5 हेक्टेयर लैंड को कवर कर सकता है, कमांड कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए ट्रैक्टर। अभी देखो एक ट्रैक्टर जिसकी पावर 26.1 किलोवाट है वो 15 हेक्टेयर लैंड को कमांड कर सकता है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 15 हेक्टेयर लैंड को कमांड करने के लिए आपको ट्रैक्टर कितनी पावर का चाहिए, तो आपका आंसर होगा 26.1 किलोवाट का। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पावर टिलर है 7.46 किलोवाट का तो वो कितनी लैंड को कमांड कर सकता है, तो वो 5 हेक्टेयर लैंड को कमांड कर सकता है। किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थी मैकेनिकल पावर। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ट्रैक्टर की। ठीक है, ट्रैक्टर का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, कहाँ से हुआ था, कब हुआ था, तो ये सब हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो आपको हिस्ट्री अच्छे से करनी है। यहाँ पे हम ट्रैक्टर की हिस्ट्री पढ़ेंगे। 1890 में सबसे पहले the word tractor appeared first on record in a patent issued on a tractor or traction engine invented by George H. Harris of Chicago. शिकागो के एक पर्सन थे जॉर्ज एच हैरिस जिन्होंने ट्रैक्टर और उसे उस टाइम पे ट्रैक्शन इंजन भी बोला गया था वो इन्वेंट किया था। ठीक है, और उन्हें इस इन्वेंशन के लिए एक पेटेंट इशू हुआ था। ठीक है, और उस पेटेंट के ऊपर फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर वर्ड अपीयर हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रैक्टर वर्ड का यूज हुआ था 1890 में। ठीक है, उसके बाद 1906 में, अभी देखो ट्रैक्शन इंजन की यहाँ पे एक पिक लगाई है मैंने आपके लिए, ये है आपका ट्रैक्शन इंजन। ठीक है, आगे देखिए 1906 सक्सेसफुल गैसोलीन ट्रैक्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड। सबसे पहला जो सक्सेसफुल गैसोलीन ट्रैक्टर था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1906 में। तो इसको किसने इन्वेंट किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो थे चार्ल्स डब्ल्यू हैरट एंड चार्ल्स एच पार। ठीक है, तो ये चार्ल्स सिटी को बिलोंग करते थे ये दोनों पर्सन्स। ठीक है, इन दोनों ने सबसे पहले सक्सेसफुल गैसोलीन ट्रैक्टर को इंट्रोड्यूस किया था 1906 में। ये गैसोलीन ट्रैक्टर है। ठीक है, ऐसा था गैसोलीन ट्रैक्टर जो सबसे पहले इन्वेंट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था 1906 में। ठीक है, आगे देखिए 1906 में ही पहले विनीपेग ट्रैक्टर ट्रायल्स हुए थे कनाडा में। ठीक है, तो देखिए जो विनीपेग में ट्रैक्टर ट्रायल्स हुए थे उसमें सबसे ज्यादा, उसमें 31 ट्रैक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, और उसमें से जो 25 ट्रैक्टर्स थे वो गैसोलीन ट्रैक्टर्स थे। ठीक है, 25 गैसोलीन ट्रैक्टर्स थे। सो सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन था वो गैसोलीन ट्रैक्टर्स का था उस टाइम पे फर्स्ट विनीपेग ट्रैक्टर ट्रायल्स में। ठीक है, उसके बाद देखिए 1911 में फर्स्ट ट्रैक्टर डेमोन्स्ट्रेशन वाज हेल्ड एट ओमाहा नेब्रास्का। ठीक है,
जो पहली ट्रैक्टर की डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी वो हुई थी यूएसए में, एक स्टेट है निब्रास्का। यूएसए में एक स्टेट है निब्रास्का, उसमें एक सिटी है ओमाहा, वहां पे पहली ट्रैक्टर की डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट हिस्ट्री के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सो देखते हैं अगले पॉइंट्स हिस्ट्री के। 1915 से 1919 तक पावर टेक ऑफ वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, पावर टेक ऑफ क्या होता है? एक इक्विपमेंट जिसकी अपनी पावर होती है, ठीक है, एक इक्विपमेंट जिसकी अपनी पावर होती है, जो अपनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, जब वो किसी दूसरे इक्विपमेंट जिसके पास अपनी पावर नहीं होती, जो अपनी पावर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जब इसकी जो पावर है उसमें ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है, इसकी पावर जब उसमें ट्रांसफर कर दी जाएगी तो वो होता है पावर टेक ऑफ। एक इक्विपमेंट की पावर दूसरे इक्विपमेंट में ट्रांसफर करना, वो होता है पावर टेक ऑफ। तो ये एक पावर टेक ऑफ का डायग्राम लगाया है मैंने। ठीक है, ऐसे होते हैं पावर टेक ऑफ। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो ट्रैक्टर से। देखो एक ट्रैक्टर है, उसके साथ एक इक्विपमेंट लगाया गया है, उसको देखो अभी इससे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसका यह है पावर टेक ऑफ। ठीक है, मतलब ट्रैक्टर की पावर जो है वो इस इक्विपमेंट में ट्रांसफर की जा रही है, तो ये होता है आपका पावर टेक ऑफ। तो पावर टेक ऑफ इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1915 से 1919 तक किया गया था। ठीक है, आगे देखिए 1920 से 1924 तक ऑल पर्पस वाज डेवलप्ड। सारे पर्पस के लिए ट्रैक्टर्स जो थे वो काम में आने लगे थे। ठीक है, सभी जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी काम होते थे उनसे ट्रैक्टर काम में लिया जाने लगा 1920 से 24 तक। आगे देखिए 1936 से 37 तक डीजल इंजन वाज यूज्ड इन ट्रैक्टर। तो डीजल इंजन यूज होने लगे थे ट्रैक्टर्स में। और न्यूमेटिक टायर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। न्यूमेटिक टायर्स होते हैं जिनमें कंप्रेस्ड एयर होती है। ठीक है, न्यूमेटिक टायर्स में जिनमें कंप्रेस्ड एयर होती है वो न्यूमेटिक टायर्स होते हैं। तो कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? 1936 और 37 में। आगे देखिए 1950 से 60 तक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीजल ट्रैक्टर। डीजल ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चर हो गया था 1950 से 1960 के बीच में डीजल ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर हो गया था। तो ये थी हिस्ट्री वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे हिस्ट्री थी ये ट्रैक्टर्स की। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रैक्टर इन इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे हमने ट्रैक्टर की हिस्ट्री को डिस्कस कर लिया, अब इंडिया लेवल पे डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कब ट्रैक्टर बनने स्टार्ट हुए थे, पहले ट्रैक्टर कब बना था। ठीक है, तो ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। 1960 से 61 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड इन इंडिया। इंडिया में ट्रैक्टर बनने स्टार्ट हुए थे। फर्स्ट मैन्युफैक्चरर्स एमएस ईचर गुडअर्थ। एमएस ईचर गुडअर्थ पहले मैन्युफैक्चरर थे ट्रैक्टर्स के। ठीक है, अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 24 अप्रैल 1959 में आपका पहला ट्रैक्टर प्रोड्यूस हुआ था, पहला ट्रैक्टर बनाया गया था। ठीक है, किसने बनाया था? ईचर गुडअर्थ ने बनाया था। और फरीदाबाद में कंपनी थी उनकी, फरीदाबाद में हरियाणा में, वहां पे ये ट्रैक्टर पहले बना था सबसे पहले। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछी जाए पहले ट्रैक्टर की तो 24 अप्रैल 1959। और 1960 से 61 में बहुत सारे ट्रैक्टर बनने स्टार्ट हो गए थे और एमएस ईचर गुडअर्थ ने सबसे पहले ट्रैक्टर बनाने स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले ट्रैक्टर के मैन्युफैक्चरर कौन थे तो ईचर गुडअर्थ। कब बना था? 24 अप्रैल 1959 में। कहां पे बना था? फरीदाबाद में बना था। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 1961 में टैफी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर स्टार्टेड। टैफी ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, इस कंपनी ने अपने ट्रैक्टर बनाने स्टार्ट कर दिए थे 1961 में। 1963 में गुजरात ट्रैक्टर लिमिटेड, ये कंपनी आ गई थी, इन्होंने अपने ट्रैक्टर बनाने स्टार्ट किए। 1965 में महिंद्रा एंड महिंद्रा। अभी देखो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, 19 की महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कब इन्होंने ट्रैक्टर बनाने स्टार्ट किए थे इंडिया में, तो 1965 इसका आंसर था। ठीक है, अभी देखो जो भी फेमस नेम्स हैं जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, टैफी भी एक इंपॉर्टेंट नेम है, फोर्ड ट्रैक्टर, एचएमटी, ये सब आपको अच्छे से लर्न करनी है क्योंकि अगर एक बार किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो पॉसिबिलिटी होती है कि उस टॉपिक में से दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी देखो
महिंद्रा एंड महिंद्रा 1965 में इन्होंने ट्रैक्टर बनाने स्टार्ट किए। 1971 में 4 ट्रैक्टर बनने स्टार्ट हुए। किसने बनाए थे 4 ट्रैक्टर? एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर लिमिटेड ने, ठीक है। 1973 में अगेन एचएमटी इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इन्होंने ट्रैक्टर बनाने स्टार्ट किए। 1974 में पीटी एंड किर्लोस्कर ट्रैक्टर बनने स्टार्ट हुए। 1975 में हर्षा ट्रैक्टर लिमिटेड, ये कंपनी आई। 1981 में ऑटो ट्रैक्टर बनने स्टार्ट हो गए थे इंडिया में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगेन यूनिवर्सल ट्रैक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1982 में यूनिवर्सल ट्रैक्टर बनने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये थी हिस्ट्री इंडिया में ट्रैक्टर्स की, कि ट्रैक्टर कब स्टार्ट हुए, किस कंपनी ने सबसे पहला ट्रैक्टर बनाया, ठीक है, तो व्हीचर गुडार्थ ने बनाया। तो इंडिया में से इंडिया ट्रैक्टर की हिस्ट्री में इंडिया में से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो आपको ये तो बहुत अच्छे से लर्न करना है आपको, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रैक्टर इन इंडिया अगेन। इस स्लाइड में देखेंगे हम लोग इंडिया की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में, कि इंडिया कितने ट्रैक्टर प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि दूसरों के कंपैरिजन ज्यादा ट्रैक्टर प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रैक्टर्स विद 50% ऑफ वर्ल्ड्स आउटपुट इन 2016। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करता है, और 2016 में इंडिया का जो आउटपुट था पूरे वर्ल्ड में वो 50% था, ठीक है। ये हमारे पास 2016 का डाटा है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर था ट्रैक्टर्स का, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज ऑल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रैक्टर मार्केट। अभी देखो प्रोडक्शन तो मैन्युफैक्चर तो सबसे ज्यादा करता ही है इंडिया ट्रैक्टर्स का, अभी खरीदने बेचने का काम भी सबसे ज्यादा इंडिया करता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ट्रैक्टर में जो ट्रैक्टर मार्केट होती है उसमें ट्रैक्टर खरीदने का ट्रैक्टर बेचने का काम होता है, तो वो भी सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही करता है, ठीक है। आगे देखिए, हाईएस्ट ट्रैक्टर प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा ट्रैक्टर प्रोड्यूस करती हैं, तो वो सबसे पहले है महिंद्रा एंड महिंद्रा, सेकंड पे है टैफी, और थर्ड पे है एस्कॉर्ट्स, ठीक है। देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पे है टैफी ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, ये सेकंड नंबर पे ट्रैक्टर प्रोड्यूस करती है, और थर्ड नंबर पे है एस्कॉर्ट्स जिन्होंने 4 ट्रैक्टर प्रोड्यूस किए थे सबसे पहले, ठीक है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का आपको ईयर भी याद रखना है कि सबसे पहले कब इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, तो 1965, मैंने पहले भी आपको स्लाइड में पढ़ाया है ये, ठीक है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा से रिलेटेड आपको सभी चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रैक्टर्स इन द वर्ल्ड इन वॉल्यूम and Indian market leader in the tractor industry with share of 44% as on 1 HFVY 18। अभी देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडिया में तो नंबर 1 पे है, ठीक है। अभी देखो ये पूरे वर्ल्ड में भी वॉल्यूम में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर कौन सी कंपनी करती है, तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। और इंडियन मार्केट में, इंडिया की जो मार्केट है ट्रैक्टर मार्केट, उसमें नंबर 1 पे कौन है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, और उसका शेयर कितना था 44%, सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा का ही शेयर था, ठीक है, इंडियन मार्केट में। तो ये था इंडिया की रैंकिंग, ट्रैक्टर की इंडिया की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रैक्टर की टाइप्स, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर्स बेसिस ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे ट्रैक्टर की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। व्हील टाइप, क्रॉलर टाइप एंड वॉकिंग टाइप, जिसे पावर टिलर भी बोलते हैं। ये है आपका व्हील टाइप ट्रैक्टर, ठीक है। व्हील टाइप ट्रैक्टर जनरली यूज किया जाता है मोस्टली पूरे इंडिया में व्हील टाइप ट्रैक्टर ही यूज किया जाता है, जिसमें 4 टायर्स होते हैं, ठीक है, 2 आगे और 2 पीछे, इसके 4 टायर्स होते हैं। तो इसका जो काम में लिया जाता है वो फील्ड में सोइंग के टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे और प्लोइंग के टाइम पे इसे काम में लिया जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इसे ट्रांसपोर्टेशन में भी काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो है व्हील टाइप। उसके बाद क्रॉलर टाइप, ये है क्रॉलर टाइप ट्रैक्टर। इसे क्रॉलर टाइप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो व्हील्स होते हैं
उसके ऊपर एक चेन जो है, इसके व्हील्स नहीं होते एक्चुअली, यहाँ पे एक चेन काम करती है, ठीक है, व्हील्स की जगह पे। इसमें जो होते हैं वो कंप्रेस्ड एयर व्हील्स होते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एक चेन टाइप होता है, तो इसे चेन टाइप ट्रैक्टर भी बोलते हैं और क्रॉलर टाइप ट्रैक्टर भी बोलते हैं। तो इसका जो काम है वो लिया जाता है लैंड लेवलिंग में सबसे ज्यादा, ठीक है, लैंड लेवलिंग में, जो कि अनइवन सरफेसेस होते हैं या फिर जहाँ पे आइस होती है, स्नो होती है, तो वहां पे ऐसे ट्रैक्टर्स को यूज में लिया जाता है। ये ट्रैक्टर जो होते हैं वो ज्यादा सरफेस को कवर करते हैं, ठीक है, व्हील टाइप जो ट्रैक्टर होते हैं वो कम सरफेस कवर करते हैं। ये जो चेन्स होती हैं वे ये बहुत ज्यादा सरफेस को कवर कर लेती हैं, ठीक है। तो इनका यूज मोस्टली अनइवन सरफेसेस पे लिया जाता है लेवलिंग के लिए, और आइस या स्नो या वहां पे होती है तो वहां पे इनका यूज लिया जाता है, ठीक है। तो आगे आपका वॉकिंग टाइप और पावर टिलर, ठीक है, ये आपका वॉकिंग टाइप, इसमें सिर्फ 2 व्हील्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 व्हील्स होते हैं। इसे पावर टिलर या इसे वॉकिंग टाइप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका ये जो देख रहे हो हैंडल टाइप आप, यहाँ पे इसका ऑपरेटर होता है, मतलब एक पर्सन होता है जो इसको ऑपरेट करता रहता है और ये उसी तरह काम करता है, ठीक है। इसका जो ये एक्चुअली एक मल्टीपर्पज होता है, इसका सोइंग में, पडलिंग में, हार्वेस्टिंग में काफी जगह इसका काम लिया जाता है, और मेनली जो इसका काम लिया जाता है वो लिया जाता है पडलिंग में, ठीक है। जब राइस में पानी होता है और वहां पे पडलिंग करनी होती है तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज लिया जाता है, ठीक है। तो मोस्ट पर्पज इसका क्या है, पडलिंग, ठीक है। तो ये तो थे आपके ट्रैक्टर्स के टाइप्स स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। इन्फ्लेशन प्रेशर ऑफ रियर व्हील ऑफ ट्रैक्टर 0.8 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो रियर व्हील होते हैं ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर के रियर व्हील होते हैं जो पिछले टायर्स होते हैं, मतलब बड़े वाले टायर्स होते हैं ट्रैक्टर में जो पीछे लगे होते हैं वो होते हैं रियर व्हील। उनमें जो इन्फ्लेशन प्रेशर रहता है वो होता है 0.8 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और फ्रंट व्हील में जो कि छोटे वाले टायर्स होते हैं ट्रैक्टर में आगे लगे होते हैं, उनका जो इन्फ्लेशन प्रेशर रहता है वो होता है 1.5 से 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करनी है। उसके बाद देखिए, अ न्यूमेटिक टायर इज 6000 वर्किंग आवर फॉर ड्रॉबार वर्क। एक न्यूमेटिक टायर जिसमें कंप्रेस्ड एयर फिल होती है, जिन टायर्स में वो होते हैं न्यूमेटिक टायर, वो 6000 घंटे काम कर सकता है ड्रॉबार वर्क के लिए। अभी ड्रॉबार क्या होता है, मान लो एक ट्रैक्टर है, ठीक है, उसके साथ ट्रॉली को अटैच करना है, तो उसको अटैच करने के लिए जो यूज किया जाता है इक्विपमेंट सा छोटा सा वो होता है ड्रॉबार, ठीक है। तो ड्रॉबार वर्क के लिए एक न्यूमेटिक टायर 6000 घंटे काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, लैंड होल्डिंग के बेसिस पे कि कितनी लैंड है उस बेसिस पे ट्रैक्टर्स की सिलेक्शन कैसी होती है। सबसे पहले, अंडर मोनोक्रॉपिंग सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न इट इज रिकमेंडेड टू कंसीडर 1 हॉर्स पावर फॉर एवरी 2 हेक्टेयर लैंड, ठीक है। अगर एक लैंड पे एक साल में एक ही क्रॉप को ग्रो करना है तो उसके लिए 2 हेक्टेयर लैंड पे 1 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए, मतलब 2 हेक्टेयर लैंड पे 1 हॉर्स पावर की पावर चाहिए ही चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास 40 हेक्टेयर लैंड है तो ट्रैक्टर 20 से 25 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर होना ही होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, वेयर मोर देन 1 क्रॉप इज टेकन इन अ ईयर इट इज रिकमेंडेड टू कंसीडर 1 हॉर्स पावर फॉर एवरी 1.5 हेक्टेयर लैंड। अगर एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करना है तो 1.5 हेक्टेयर लैंड पे 1 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए। तो मान लीजिए 40 हेक्टेयर लैंड है तो 30 से 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर सिंगल क्रॉपिंग है तो उससे बिल्कुल आधा, ठीक है। अगर 2 हेक्टेयर लैंड है तो उससे बिल्कुल आधी हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए और इसमें अबाउट 1.5 टाइम्स डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो ये थी सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर्स। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पावर टिलर के बारे में, ठीक है। देखिए, पावर टिलर ऑल्सो कॉल्ड हैंड ट्रैक्टर और वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर, ये है आपका पावर टिलर। इसे हैंड ट्रैक्टर भी बोलते हैं और वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर भी बोलते हैं। हैंड ट्रैक्टर और वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे जो ऑपरेट कर रहा होता है वो एक पर्सन ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है। और हैंडल्स होते हैं, इसको जैसे ये ऑपरेट करेगा ये वैसे ही आगे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके हैंडल टाइप का है जो कुछ,
वहां से इसे ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे हैंड ट्रैक्टर बोला जाता है और वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर बोला जाता है। इसमें सिर्फ 2 व्हील्स ही होते हैं, ठीक है। अभी देखिए पावर टिलर की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में हम लोग। 1920 में पावर टिलर का कंसेप्ट वर्ल्ड में आया था सबसे पहले, ठीक है। 1920 में जापान इज द फर्स्ट कंट्री टू यूज पावर टिलर। पावर टिलर को यूज करने वाली पहली कंट्री जापान थी। 1947 फर्स्ट पावर टिलर डिजाइन इन जापान। फर्स्ट पावर टिलर था जो वो डिजाइन किया गया था, जापान में ही डिजाइन किया गया था, ठीक है। और यूज करने वाली पहली कंट्री भी जापान ही थी। 1947 में इसे डिजाइन किया गया था। 1950 से 65 में पावर टिलर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। पावर टिलर की प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगी 1950 से 65 में, ठीक है। अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस कब किया गया? इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 1963 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पावर टिलर को इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया? 1963 में किया। अभी टायर्स पे जो प्रेशर रहता है, ठीक है, इसके 2 ही टायर्स होते हैं, इसमें कोई रियर व्हील फ्रंट व्हील नहीं होता, 2 ही टायर्स होते हैं, ठीक है। तो टायर्स पे जो प्रेशर रहता है वो होता है 1.1 से 1.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे फेमस पावर टिलर्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से पावर टिलर्स हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं? सबसे पहले सेटो, कृषि, कुबोटा, यामर, मित्सुबिशी एंड इसेकी, जो कि एक कैरोसिन इंजन पावर टिलर है, ठीक है। तो ये सारे पावर टिलर्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, मतलब फेमस है इंडिया में। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो ये है हमारी अगली स्लाइड। इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे इंजन्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमने ट्रैक्टर्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा, ट्रैक्टर की हिस्ट्री, डेवलपमेंट, कब बने, कैसे बने, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ट्रैक्टर की पावर के बारे में, ठीक है। ट्रैक्टर को पावर कहाँ से मिलती है? ट्रैक्टर को पावर मिलती है इंजन से, ठीक है। ट्रैक्टर को पावर मिलेगी इंजन से। इंजन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है 2 स्ट्रोक इंजन और एक होता है 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में से क्वेश्चन पुट किया गया है आईबीपीएस ईएफओ में, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रोक के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, ठीक है। स्ट्रोक इज द डिस्टेंस ऑफ सिलेंडर बिटवीन पिस्टन मूव्स, ठीक है। अभी देखो एक जो इंजन होता है उसमें एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर में एक पिस्टन होता है, ठीक है। पिस्टन हमेशा लीनियर मूवमेंट में मूव करता है, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, ठीक है। जो भी डिस्टेंस पिस्टन कवर करेगा वो होगा स्ट्रोक, ठीक है। तो ये तो था स्ट्रोक, ठीक है। अगर देखो इफ पिस्टन मूव्स 2 टाइम्स, अगर पिस्टन 2 बार मूव करता है टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, तो वो 2 स्ट्रोक इंजन होगा, ठीक है। अगर पिस्टन 2 बार मूव करेगा तो वो 2 स्ट्रोक इंजन होगा। आगे देखिए क्रैंकशाफ्ट कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन 1 पावर स्ट्रोक इन 2 स्ट्रोक इंजन। अभी देखो क्रैंकशाफ्ट 1 पावर स्ट्रोक, ये सब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, क्योंकि डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरी वर्किंग समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको जनरली थोड़ी सी इसकी वर्किंग बता देती हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो इंजन होता है उसमें फ्यूल प्लस एयर का जो मिक्सचर है वो ऐड किया जाता है। जब फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर ऐड किया जाता है तो वो कंप्रेस्ड होता है। कंप्रेस्ड होने के बाद उसमें क्या है, इग्निशन स्टार्ट होती है, मतलब थोड़ी सी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। बर्निंग स्टार्ट होगी तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, बर्निंग के साथ हीट प्रोड्यूस होगी। जब हीट प्रोड्यूस होगी तो वहां पे इतना प्रेशर बन जाएगा, प्रेशर बन जाता है बहुत ज्यादा सिलेंडर में, तो प्रेशर के साथ पिस्टन मूव करता है, पिस्टन के साथ क्रैंकशाफ्ट कनेक्ट की जाती है और क्रैंकशाफ्ट मूव करती है, और ये होती है वर्किंग पूरी 2 स्ट्रोक इंजन की, ठीक है। अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ। आपके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम्स लगाए हैं। ये सबसे पहले 2 स्ट्रोक इंजन ऐसा होता है, ठीक है, और ये वर्किंग है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़े से इसके पार्ट्स के बारे में बता दूं, ठीक है। ये होता है पिस्टन, ठीक है, जो मेन होता है पूरे इंजन में, पिस्टन, ठीक है। और उसके बाद ये है कनेक्टिंग रोड और ये है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को अटैच किया जाता है कनेक्टिंग रोड के साथ, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट अगेन ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट। और क्रैंकशाफ्ट को कवर किया जाता है क्रैंक केस के द्वारा, ठीक है। एक मटेरियल होता है ऐसे राउंड शेप में बनाया जाता है, तो वो होता है क्रैंक केस, ठीक है। इसके साथ एक फ्लाई व्हील अटैच किया जाता है, ठीक है, फ्लाई व्हील भी होता है इसके साथ अटैच।
उसके बाद ये होता है इनलेट पोर्ट, ठीक है, ये होता है ट्रांसफर पोर्ट और ये होता है एग्जॉस्ट पोर्ट, ठीक है। तो ये तो था, और ये होता है स्पार्क प्लग, ठीक है, ऊपर आपका स्पार्क प्लग होता है। तो ये थे पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहले आपको पार्ट्स अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आपको वर्किंग समझ आएगी, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो इनलेट पोर्ट होता है उसे ओपन किया जाता है, इनलेट पोर्ट को ओपन किया जाता है और उसमें फ्यूल प्लस एयर का जो मिक्सचर है उसे ऐड किया जाता है, ठीक है। फ्यूल प्लस एयर का जो मिक्सचर होगा उसे ऐड किया जाएगा, थोड़ी सी एयर पहले होगी और बाहर फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर ऐड करेगा, क्योंकि अंदर जाकर बर्निंग कैसे होगी, अगर उसमें एयर होगी, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ही बर्निंग होती है, ठीक है, बर्निंग होगी इसलिए एयर को ऐड करके इसमें एंटर करवाया जाता है, ठीक है। फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर ऐड हुआ, ठीक है। अभी स्पार्क प्लग के साथ क्या होता है, यहाँ से इग्निशन स्टार्ट होती है, ठीक है। इग्निशन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल कंप्रेस्ड हो जाता है और इग्निशन स्टार्ट हो जाती है। अभी देखो, जब थोड़ी थोड़ी बर्निंग स्टार्ट होगी, ठीक है, तब हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो गैसेस में जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। गैसेस का प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाएगा सिलेंडर में, और क्या होता है, पिस्टन जो है होता है वो सिलेंडर में पूरी तरह फिट होता है, देखिए पूरी तरह फिट है पिस्टन, बट प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पिस्टन मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये सारा जो पूरा काम होता है वो प्रेशर के ऊपर होता है, ठीक है। इतना प्रेशर प्रोड्यूस होगा कि जो पिस्टन है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। अभी देखो, जब पिस्टन मूव करेगा तो क्रैंकशाफ्ट भी रोटेट होगी, क्योंकि पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट एक कनेक्टिंग रोड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट दोनों तरफ से मूव हो सकती है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है, ठीक है। तो देखो, अभी जब पिस्टन ऊपर की तरफ होगा तो वो होगा अप स्ट्रोक, अगर पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा तो वो होगा डाउन स्ट्रोक, ठीक है। अभी देखो, जब गैसेस का प्रेशर बन गया तो पिस्टन ने मूव करना स्टार्ट किया, पिस्टन नीचे आ गया, ठीक है। अभी देखो, ट्रांसफर पोर्ट जो है वो पहले पिस्टन ने बंद किया हुआ था, ठीक है। अभी क्या होता है, ट्रांसफर पोर्ट खुल जाता है जब पिस्टन नीचे आ गया, तो यहाँ से जो गैसेस होती हैं, जो बर्न फ्यूल होता है, जो फ्यूल बर्न हो चुका होता है, वो यहाँ से मूव करके ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। अभी वो ऊपर आ गया तो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो भी ओपन कर दिया जाता है। जब वो ओपन हो जाएगा तो जो भी फ्यूल आपका वेस्ट बचेगा वो एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, वो बाहर निकल जाता है। अभी देखो, जब पिस्टन मूव किया, क्रैंकशाफ्ट मूव की, क्रैंकशाफ्ट के थ्रू आपका फ्लाई व्हील मूव होगा, ठीक है, फ्लाई व्हील भी रोटेट करेगा। अभी देखो, यहाँ से जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से पावर मिलनी स्टार्ट हो जाती है, फ्लाई व्हील घूमेगा तो आप जितना चाहो उतना काम ले सकते हो, ठीक है। जितना चाहो उतना काम ले सकते हो, बट उतना ही फ्यूल डालना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फ्यूल डाला तो एक स्ट्रोक हुआ, ठीक है, एक बार क्रैंकशाफ्ट ने मूव किया तो एक स्ट्रोक हो गया, इतना सा काम मिल गया। अगर आपको और काम चाहिए आप और फ्यूल डाल दो, और स्ट्रोक होगा, और काम मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे जो है टू स्ट्रोक इंजन काम करता है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे लिखा है क्रैंकशाफ्ट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन वन पावर स्ट्रोक, ठीक है। वन पावर स्ट्रोक कब होगा, जब पिस्टन पहले ऊपर था, ऊपर से नीचे मूव करेगा और नीचे से फिर ऊपर जाएगा, तो वो होगा वन पावर स्ट्रोक, ठीक है। वन पावर स्ट्रोक में जो क्रैंकशाफ्ट है वो एक बार ही रेवोल्यूट करेगी, ठीक है। एक पावर स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट एक बार ही रेवोल्यूट करेगी। ये क्रैंकशाफ्ट जो है आपका मेन डिफरेंस रहता है टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन में, तो ये आप अच्छे से लर्न कर लो कि क्रैंकशाफ्ट एक पावर स्ट्रोक में एक ही रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट एक पावर स्ट्रोक में एक ही रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो ये थी टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग। एक बार फिर आपको बता देती हूँ, फ्यूल एंटर किया, फ्यूल एंटर करने के बाद स्पार्क प्लग को ऑन किया और उसके साथ थोड़ी थोड़ी बर्निंग होनी स्टार्ट हुई, बर्निंग के साथ हीट प्रोड्यूस हुई, हीट के साथ गैसेस में प्रेशर बना, प्रेशर बनने के साथ पिस्टन ने मूव करना स्टार्ट किया, पिस्टन मूव करेगा तो क्रैंकशाफ्ट भी रेवोल्यूट होना स्टार्ट होगी, ठीक है। पिस्टन जब टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप जाएगा तो वो वन पावर स्ट्रोक होगा, और वन पावर स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट एक बार ही रेवोल्यूट करेगी। जब पिस्टन ऊपर की तरफ होगा वो अप स्ट्रोक होगा, जब पिस्टन नीचे आ जाएगा तो वो डाउन स्ट्रोक होगा। क्रैंकशाफ्ट मूव करेगी तो फ्लाई व्हील मूव करेगा, इससे आप जितना चाहो उतना काम ले सकते हो। जो बर्न फ्यूल होता है, जो या जो वेस्ट फ्यूल रह जाता है
तो उसे एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी 2 स्ट्रोक की वर्किंग। आगे मैंने आपके लिए एक थोड़ी सी वीडियो भी डाली है, वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी चलिए आगे देखते हैं सबसे पहले 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग देख ली हमने, अभी हम देखेंगे 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग। ठीक है, अभी देखो, इफ पिस्टन मूव्स 4 टाइम्स इन अ सिलेंडर देन इट इज अ 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया कि सिलेंडर में पिस्टन होता है। 2 स्ट्रोक इंजन में क्या था, जब पिस्टन 2 रेवोल्यूशंस लेता था तो वो 2 स्ट्रोक इंजन होता है। जब वो 4 रेवोल्यूशंस लेगा, लाइक 4 बार मूव करेगा, तो वो 4 स्ट्रोक इंजन होगा। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन। उसके बाद देखो, क्रैंकशाफ्ट कंप्लीट 2 रेवोल्यूशन इन 1 पावर स्ट्रोक इन 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, ये मेन डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस क्रैंकशाफ्ट का होता है। 2 स्ट्रोक इंजन में क्या था, क्रैंकशाफ्ट एक रेवोल्यूशन लेता था एक पावर स्ट्रोक में, बट 4 स्ट्रोक इंजन में क्या हुआ, क्रैंकशाफ्ट 2 रेवोल्यूशंस लेगा एक पावर स्ट्रोक में। ठीक है, तो अभी मैं आपको 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले इसकी जनरल वर्किंग बता देती हूँ, फिर आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, इसकी वर्किंग सेम ही रहती है। ठीक है, सबसे पहले एयर और फ्यूल के मिक्सचर को ऐड किया जाता है, वो कंप्रेस्ड हो जाता है। उसके बाद में स्पार्क प्लग को ऑन किया जाता है और उसके बाद उसमें हीट प्रोड्यूस होने लगती है। हीट प्रोड्यूस होती है तो गैसेस का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो पिस्टन मूव करता है। पिस्टन मूव करता है तो क्रैंकशाफ्ट मूव करता है, और क्रैंकशाफ्ट के साथ जो स्ट्रोक्स है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। अभी समझाती हूँ मैं आपको डायग्राम से। अभी देखो, पहले इसके पार्ट्स बता देती हूँ आपको। ये स्पार्क प्लग है, ठीक है, ये वाला, और उसके बाद ये वाल्व है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व बने होते हैं। ठीक है, वाल्व होते हैं प्रॉपर, वो अपने आप ही वर्किंग करते हैं, अपने आप ही खुलते हैं और अपने आप ही बंद होते हैं। ठीक है, इनलेट वाल्व होता है जो, वो अपने आप ही खुलेगा, मतलब इनलेट वाल्व तो खोलना पड़ेगा, बट एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है वो अपने आप ही खुल जाएगा। ठीक है, उसको ऐसे मैन्युअली करने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप ही खुल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका कंबशन चैम्बर है। यहाँ पे क्या होता है, एयर और फ्यूल का कंप्रेशन होता है। ठीक है, ये पिस्टन है, पूरा फिट है सिलेंडर में। ये कनेक्टिंग रोड है, ये क्रैंकशाफ्ट है। ठीक है, ये होगी क्रैंकशाफ्ट, और इसके ऊपर क्या होता है, क्रैंकेस लगा होता है। ठीक है, और इसके साथ फ्लाईव्हील अटैच किया जाता है। ठीक है, इसके साथ फ्लाईव्हील अटैच होता है। ये एग्जॉस्ट वाल्व है। ठीक है, तो ये थे पार्ट्स। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन के पार्ट्स थे ये। अभी स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। देखिए वर्किंग, सबसे पहले क्या होगा, जो इनलेट वाल्व है वो ओपन होगा। इनलेट वाल्व ओपन होगा तो उसमें एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होगा वो एंटर करेगा। एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंटर कर गया। एंटर करने के बाद वो कंबशन चैम्बर में आ जाएगा। ठीक है, कंबशन चैम्बर में आ गया। कंबशन चैम्बर में आने के बाद जो पिस्टन है वो थोड़ा सा नीचे को मूव करेगा। ठीक है, जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर ऐड होगा तो यहाँ पे फ्यूल, एयर और फ्यूल का प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर ऐड करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर प्रोड्यूस होगा, और थोड़ा सा प्रेशर प्रोड्यूस होने के कारण पिस्टन थोड़ा सा नीचे को मूव करेगा, और जब पिस्टन थोड़ा सा मूव करेगा तो जो क्रैंकशाफ्ट है वो भी थोड़ी सी रोटेट होगी। ठीक है, जब वो रोटेट होगी, अभी देखो इसमें एक बात कि यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही मूव करेगी। ठीक है, सिर्फ वन डायरेक्शन में ही मूव करती है इसमें क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या होगा, जो इनलेट वाल्व है, ठीक है, जो इनलेट वाल्व है उसे भी वो भी बंद हो गया। ठीक है, उसे बंद कर दिया गया। इनलेट वाल्व बंद हो गया तो यहाँ पे जो फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर था वो पूरा कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा, पिस्टन ऊपर को मूव करेगा।
ठीक है, पहले नीचे आया, अभी वो ऊपर को मूव करेगा और जो यहाँ पे है वो पूरा कंप्रेशन हो जाएगा एयर और फ्यूल का। पूरा कंप्रेशन होने के कारण, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट फिर मूव करी थोड़ी सी। अभी देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ तक क्या होगा, क्रैंकशाफ्ट ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली है। पहले यहाँ से यहाँ गई, अभी यहाँ से यहाँ आ गई, मतलब वही स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गई है। यहाँ पे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली है क्रैंकशाफ्ट ने, सिर्फ कंप्रेशन तक, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद क्या होगा, स्पार्क प्लग की फायरिंग होगी। स्पार्क प्लग के साथ फायरिंग होगी तो यहाँ पे बर्निंग होगी, बर्निंग के साथ हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होने के साथ प्रेशर प्रोड्यूस होगा, और प्रेशर जब प्रोड्यूस होगा तो पिस्टन फिर नीचे की तरफ मूव करेगा। जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव किया तो क्रैंकशाफ्ट ने फिर रेवोल्यूशन लेना स्टार्ट किया, ठीक है, फिर रेवोल्यूट हुई। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो नीचे की तरफ आ गया तो यहाँ पे बर्निंग पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। अभी यहाँ पे जो बचा है वो बर्न्ड फ्यूल बचा है, जो वेस्ट है वो बचा है, सिर्फ गैसेस बची हैं, जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो बची हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ फिर मूव करेगा। जब पिस्टन ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव करेगा तो एग्जॉस्ट वॉल्व अपने आप खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जॉस्ट वॉल्व अपने आप खुलता है, अपने आप खुलेगा तो एग्जॉस्ट गैसेस हैं जो वो बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल गई। जब पिस्टन यहाँ से ऊपर को मूव किया तो क्रैंकशाफ्ट ने अपना फिर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। देखो एक रेवोल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, एक रेवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पहुंच गया, फिर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे स्टार्टिंग था, तो एक रेवोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अभी देखो इसमें पावर स्ट्रोक क्या हुआ, पहले नीचे की तरफ आया पिस्टन, फिर ऊपर की तरफ मूव किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ मूव किया, तो ये पूरा वन स्ट्रोक हुआ, ठीक है। ये वन स्ट्रोक था, वन पावर स्ट्रोक था ये, ठीक है। पहले नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना, ये वन पावर स्ट्रोक था। और वन पावर स्ट्रोक में जो क्रैंकशाफ्ट है वो कितनी बार मूव हुई, उसने कितने रेवोल्यूशन लिए, उसने लिए 2 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन उसने यहाँ पे ले लिया और एक रेवोल्यूशन उसने यहाँ पे ले लिया। तो एक पावर स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट जो है वो 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। ये है आपका 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। एक बार फिर आपको ऊपर से समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या होगा, इनलेट वाल्व है जो वो ओपन होगा, उसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर ऐड होगा। जब मिक्सचर ऐड होगा तो वो कंबशन चैम्बर में जाएगा। कंबशन चैम्बर में जब वो जाएगा तो वहां पे थोड़ी सी जो है हीट मतलब प्रेशर प्रोड्यूस होगा। प्रेशर प्रोड्यूस होने के कारण पिस्टन नीचे को मूव करेगा तो क्रैंकशाफ्ट अपनी आधी रेवोल्यूशन दे लेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो इनलेट वाल्व है उसे बंद कर दिया जाएगा। जब वो बंद हो जाएगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो एयर और फ्यूल का जो पूरा कंप्रेस्ड हो जाता है, मिक्सचर होता है जो एयर और फ्यूल का, वो पूरा कंप्रेस्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। और क्रैंकशाफ्ट ने अपनी 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली, ठीक है। 1 रेवोल्यूशन यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट ने कंप्लीट कर ली, ठीक है। पिस्टन नीचे गया, फिर ऊपर गया। अभी पिस्टन क्या करेगा, फिर नीचे की तरफ मूव करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पार्क प्लग की फायरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। जो फायरिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, हीट के साथ गैसेस बर्न होगी, और बर्न होने के साथ इतना प्रेशर प्रोड्यूस होगा कि पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। पिस्टन नीचे की तरफ मूव किया, क्रैंकशाफ्ट ने फिर रेवोल्यूशन लेना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो पूरी बर्निंग थी वो खत्म हो गई और वहां पे सिर्फ गैसेस बच गई, एग्जॉस्ट गैसेस या वेस्ट फ्यूल बच गया जिसका कोई यूज नहीं है आगे, ठीक है। तो अभी क्या करेगी, अभी पिस्टन फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा। पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो एग्जॉस्ट वाल्व है जो अपने आप खुल जाएगा और उसके थ्रू जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो बाहर निकल जाएंगी और क्रैंकशाफ्ट अपनी जो उसकी रेवोल्यूशन आधी रह गई वो कंप्लीट कर लेगा। और यहाँ पे फिर वो एक बार अपनी एक और रेवोल्यूशन ले लेगा और उसके पास कंप्लीट कितनी रेवोल्यूशन होगी, 1 + 1 दैट इज 2 रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट कर ली। और उसमें एक पावर स्ट्रोक, इसमें पावर स्ट्रोक क्या होगा, पहले पिस्टन नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। इसमें पिस्टन 4 बार मूव किया, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि जब पिस्टन 4 बार मूव करेगा तो वो 4 स्ट्रोक इंजन होगा। पिस्टन 4 बार मूव किया, पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। तो ये होगा 4 स्ट्रोक इंजन। और 4 स्ट्रोक इंजन में 1 पावर स्ट्रोक क्या होता है, 1 पावर स्ट्रोक होगा जब पिस्टन 2 बार मूव करेगा तो वो 1 पावर स्ट्रोक होगा, ठीक है। इसको हम लोग एक
मूव मानते हैं, पहले नीचे फिर ऊपर, ये एक मूव हो गया, और एक मूव हो गया पहले नीचे फिर ऊपर, ये दो मूव्स हो गए। दो मूव इसके 1 पावर स्ट्रोक के बराबर होंगे, और 1 पावर स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट जो है वो 2 बार अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। और इसके साथ फ्लाई व्हील अटैच किया जाता है। फ्लाई व्हील को इसलिए अटैच किया जाता है ताकि उसके साथ कोई और इक्विपमेंट हम लोग, या जिसके साथ भी इसका यूज लेना है 4 स्ट्रोक इंजन का, उसके साथ उसको अटैच करके वहां से काम लिया जाता है, ठीक है। अभी देखो, जितना काम इससे लेना होता है उतना एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमें चाहिए होता है, ठीक है। उतना एयर और फ्यूल मिक्सचर ऐड किया जाता है जितना इससे काम लेना होता है, ठीक है। तो ये था 4 स्ट्रोक इंजन का साइकिल, कि 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। अभी मैं आगे आपको दिखाती हूँ इन दोनों का डिफरेंस, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अभी देखो, अभी हमने 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग देख ली है, ठीक है, अच्छे से, कि 2 स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क करता है, 4 स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क करता है। अभी आप यहाँ पे डिफरेंस देखो, 2 स्ट्रोक इंजन की स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी सिंपल है, और 4 स्ट्रोक इंजन की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे इनका डिफरेंस बताऊंगी वीडियो के थ्रू आपको, ठीक है। अभी देखो, मैंने आपके लिए थोड़े से वीडियोस लगाए हैं ताकि आपको अच्छे से वर्किंग समझ में आ सके, ठीक है। सबसे पहले देखो, 2 स्ट्रोक में देखो, 2 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट, एक बार देखो यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ, एक क्रैंकशाफ्ट का रेवोल्यूशन हुआ और यहाँ पे कंबशन हो गया, ठीक है। देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया और कंबशन हो गया। जो एग्जॉस्ट गैसेस थी वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल गई, ठीक है। और एक स्ट्रोक में एक क्रैंकशाफ्ट ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। देखो, पिस्टन ऊपर मूव किया, पहले नीचे मूव किया फिर ऊपर मूव किया, नीचे मूव किया फिर ऊपर मूव किया। पिस्टन ने 2 रेवोल्यूशंस ली, मतलब 2 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है। और 2 मूव्स ली जब, वो एक पावर स्ट्रोक हो गया। एक पावर स्ट्रोक हो गया जब, एक पावर स्ट्रोक ने क्रैंकशाफ्ट ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली। तो ये थी आपकी 2 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग, ठीक है। अभी देखो, अभी 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग देखो, इसको ध्यान से देखना, एक बार रेवोल्यूशन होने दो फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी देखो, यहाँ से स्टार्ट हुई रेवोल्यूशन, ठीक है। एक रेवोल्यूशन में कुछ नहीं हुआ, दूसरी रेवोल्यूशन जब यहाँ पे खत्म हुई तो यहाँ पे कंबशन हुआ और गैसेस बाहर निकली, ठीक है। अभी अगेन देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सिर्फ कंप्रेशन हुआ, और यहाँ पे आके जब क्रैंकशाफ्ट ने 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट की तो यहाँ पे कंबशन हुआ और गैसेस बाहर निकली, ठीक है। आप एक बार खुद से अच्छे से देखो, क्रैंकशाफ्ट 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा जब तक यहाँ पे एक कंबशन होगा और एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलेंगी, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको अच्छे से एक बार पेन से बता देती हूँ। अभी देखो, यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो पिस्टन एक बार मूव करेगा और यहाँ पे कंबशन होगा एक बार और एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाएंगी। 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, क्रैंकशाफ्ट पहले एक बार मूव करेगी तो यहाँ पे सिर्फ कंप्रेशन होगा, और दूसरी बार जब मूव करेगी तो यहाँ पे कंबशन होगा और जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो यहाँ से बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो ये था मेरे कहने का मतलब, मेरे समझाने का मेन मकसद, कि एक पावर स्ट्रोक में यहाँ पे एक रेवोल्यूशन ही कंप्लीट कर रहा है क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। यहाँ पे एक कंबशन होने तक क्रैंकशाफ्ट अपनी 2 रेवोल्यूशंस ले लेता है, जो कि इन दोनों का मेन डिफरेंस होता है, कि यहाँ पे एक पावर स्ट्रोक में सिर्फ एक ही रेवोल्यूशन होती है, यहाँ पे एक पावर स्ट्रोक में 2 रेवोल्यूशंस होती है क्रैंकशाफ्ट की, ठीक है। एक पावर स्ट्रोक में मतलब एक कंबशन प्रोड्यूस करने में क्रैंकशाफ्ट की 2 रेवोल्यूशंस हो जाती हैं। यहाँ पे एक पावर स्ट्रोक में एक कंबशन प्रोड्यूस करने तक एक ही रेवोल्यूशन होती है क्रैंकशाफ्ट की। ये इन दोनों का मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी आप एक बार खुद से देख लो इन दोनों की वर्किंग। एक मिनट, मुझे इरेज करने दो। अभी देख लो, खुद से देखो इन दोनों की वर्किंग, 2 स्ट्रोक की भी देखो 4 स्ट्रोक की भी देखो, कि कैसे क्रैंकशाफ्ट मूव कर रही है। क्रैंकशाफ्ट की मूवमेंट को अच्छे से देखो और यहाँ से जो एग्जॉशन हो रहा है वो देखो। तो ये था इनकी वर्किंग का मेन डिफरेंस, ठीक है। वर्किंग का मेन डिफरेंस था ये। अभी अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। अभी देखो, अभी ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अभी हमने देखा वर्किंग का डिफरेंस, ठीक है। 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग का डिफरेंस देखा हमने, कि कैसे जो उनकी वर्किंग है वो अलग अलग होती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इन दोनों की स्ट्रक्चर का डिफरेंस, ठीक है। वर्किंग में तो डिफरेंस होता ही है, इन दोनों के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है।
टू स्ट्रोक इंजन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा सिंपल होता है, फोर स्ट्रोक इंजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले तो पोर्ट्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मतलब ओपनिंग्स बनी होती हैं जो कि मैन्युअली ओपन करनी पड़ती हैं, क्लोज करनी पड़ती हैं। बट फोर स्ट्रोक में क्या होता है, प्रॉपर वॉल्व्स बने होते हैं, ठीक है। वॉल्व्स जो है वो पिस्टन अपने आप मतलब एग्जॉस्ट वॉल्व को अपने आप खोल देता है, ठीक है। तो ये मैनुअली इतना नहीं होता, यहाँ पे पिस्टन खुद ही काम कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर वॉल्व्स बने होते हैं, यहाँ पे सिर्फ पोर्ट्स बने होते हैं। और होता है क्रैंक केस का डिफरेंस होता है इन दोनों में। क्रैंक केस, यहाँ पे देखो क्रैंक केस ऐसा होता है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट को फुली क्लोज किया होता है। यहाँ पे जो क्रैंक केस होता है उसने फुली क्लोज नहीं किया होता क्रैंक शाफ्ट को, ठीक है। तो ये इनकी स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस होती है। तो चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं हम दोनों की मेन डिफरेंसेस, ठीक है। यहाँ पे हम फोर स्ट्रोक इंजन और टू स्ट्रोक इंजन के डिफरेंसेस को देखेंगे। देखो सबसे पहले तो 1 पावर स्ट्रोक फॉर एवरी 2 रेवोल्यूशंस ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। ये हमने वर्किंग में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब एक पावर स्ट्रोक होता है फोर स्ट्रोक इंजन में तो क्रैंकशाफ्ट अपनी 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। टू स्ट्रोक इंजन में जब एक पावर स्ट्रोक होता है तो क्रैंकशाफ्ट अपनी सिर्फ एक ही रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है। 1 पावर स्ट्रोक फॉर ईच रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। ये इन दिनों का मेन डिफरेंस है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्रैंकशाफ्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इन दोनों का मेन डिफरेंस होता है, क्रैंकशाफ्ट की रेवोल्यूशन का। अभी सेकंड पॉइंट देखिए, देयर आर इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व्स इन द इंजन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर वॉल्व्स बने होते हैं। वॉल्व्स क्या होता है, एक पाइप सा लगा होता है, पाइप का ओपनिंग होता है और एक ऐसा करके एक एग्जॉस्ट वॉल्व होता है, इसको वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। इनलेट में भी वॉल्व होगा, एग्जॉस्ट में भी वॉल्व होता है, ठीक है। बट टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, सिर्फ पोर्ट्स बने होते हैं, वहां पे प्रॉपर वॉल्व नहीं होता, सिर्फ क्या होता है ओपनिंग्स होती है, लाइक इनलेट की ओपनिंग होगी और एग्जॉस्ट की ओपनिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे प्रॉपर वॉल्व्स बने होते हैं। आगे देखिए, क्रैंक केस इज नॉट फुली क्लोज्ड एंड एयर टाइट। यहाँ पे जो क्रैंक केस होता है वो क्रैंक शाफ्ट को फुली क्लोज और एयर टाइट नहीं करता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्रैंक केस जो होता है वो फुली क्लोज्ड और एयर टाइट होता है टू स्ट्रोक इंजन में, ठीक है। क्रैंक केस आयरन का भी हो सकता है और एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, ठीक है। आयरन और एल्यूमिनियम के साथ क्रैंक केस को बनाया जाता है क्रैंक शाफ्ट को कवर करने के लिए, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखो टू स्ट्रोक में जो क्रैंक शाफ्ट को कवर किया है क्रैंक केस ने वो देखो फुली एयर क्लोज्ड है और पूरा एयर टाइट है। बट यहाँ पे जो क्रैंक केस है वो पूरा क्लोज नहीं होता है, ठीक है। पूरा क्लोज्ड और एयर टाइट यहाँ पे देखो नहीं है, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस है। आगे देखिए, फोर स्ट्रोक इंजन में ऑपरेटेड इन वन डायरेक्शन ओनली। फोर स्ट्रोक इंजन एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, वो होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे ऐसे मूव करती है क्रैंकशाफ्ट और एक ही डायरेक्शन में फोर स्ट्रोक इंजन मूव करता है। बट टू स्ट्रोक इंजन जो ऑपरेशन करता है वो दोनों डायरेक्शन में करता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है टू स्ट्रोक में, ठीक है। फोर स्ट्रोक इंजन में टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज इवन। जो भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो इवन होता है सरफेसेस पे, ठीक है। पूरे इंजन में पूरे सरफेसेस में जो टॉर्क होता है वो इवन होता है। बट टू स्ट्रोक इंजन में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो पूरा इवन नहीं होता, कहीं पे कम होता है कहीं पे ज्यादा होता है, ठीक है। आगे देखिए, फोर स्ट्रोक इंजन में लेस पावर देन टू स्ट्रोक इंजन एट सेम सिलेंडर वॉल्यूम। यहाँ पे जो पावर होता है फोर स्ट्रोक इंजन का वो कम होता है टू स्ट्रोक इंजन से, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। टू स्ट्रोक इंजन में 1.5 टाइम्स मोर पावर देन फोर स्ट्रोक एट द सेम सिलेंडर वॉल्यूम। यहाँ पे जो पावर होती है वो 1.5 टाइम्स ज्यादा होती है। मान लो ये दो सिलेंडर्स हैं, ठीक है, इनका वॉल्यूम सेम है, ये फोर स्ट्रोक है ये टू स्ट्रोक है। इसका जो पावर है वो 2 है, मान लो 2 हॉर्स पावर है। बट इसका पावर क्या होगा, इसका 3 होगा, ठीक है, क्योंकि जो इसका 1.5 टाइम्स मोर होगा तो इसका जो हॉर्स पावर होगा वो 3 होगा, ठीक है। अभी देखो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि फोर स्ट्रोक इंजन थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ये टू स्ट्रोक इंजन थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि शायद टू स्ट्रोक इंजन की ही पावर कम होगी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए। बट आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि फोर स्ट्रोक इंजन की पावर कम होती है एज कंपेयर टू टू स्ट्रोक इंजन, ठीक है। और इसकी 1.5 टाइम्स पावर ज्यादा होती है फोर स्ट्रोक इंजन से, ठीक है। आगे देखिए, रिक्वायर्स हैवी फ्लाईव्हील। फोर स्ट्रोक इंजन में अभी देखो
पिस्टन ज्यादा बार मूव करता है, क्रैंकशाफ्ट भी ज्यादा बार मूव करती है, और इसमें जो ऑपरेशन होता है थोड़ा सा मतलब 4 स्टेप्स में होता है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाती है, जो फोर्स होती है वो थोड़ी सी अनबैलेंस हो जाती है। उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो फ्लाई व्हील होते हैं वो बड़े फ्लाई व्हील चाहिए होते हैं हमें, ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन में। 2 स्ट्रोक इंजन में ऑपरेशन थोड़ा सा इजी होता है, मतलब थोड़ा सा सिंपल होता है, ठीक है। यहाँ पे पिस्टन भी कम बार मूव करता है, तो यहाँ पे फ्लाई व्हील जो होते हैं वो थोड़े से लाइट फ्लाई व्हील से भी काम चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स होती है वो पूरी बैलेंस रहती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी देखो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड, इसमें भी हम लोग अगेन डिफरेंसेस ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखो सक्शन एंड एग्जॉस्ट इज नॉइसलेस, अदर वर्किंग इज नॉइसी। इसमें क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन में, ये 4 है, ये 2 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो सक्शन एंड एग्जॉस्ट मतलब इनलेट और आउटलेट जो होता है वो क्या होता है, इनलेट और जो एग्जॉस्ट होता है मतलब जो गैसेज है वो बाहर निकलती हैं, वो तो नॉइसलेस होता है, वहां पे कोई आवाज नहीं होती। बट अदर वर्किंग इज नॉइसी, जैसे कंबशन हो गया या जब कंप्रेशन होता है तो वहां पे जो होता है वो आवाज आती है, बट सक्शन और एग्जॉस्ट में कोई आवाज नहीं आती। और 2 स्ट्रोक में इसका पूरा उल्टा होता है, सक्शन एंड एग्जॉस्ट इज नॉइसी एंड अदर वर्किंग इज नॉइसलेस। जो इनलेट होता है और एग्जॉस्शन होता है वो तो नॉइसी होता है, वहां पे तो आवाज आती है, बट बाकी सारी वर्किंग नॉइसलेस होती है। अगला पॉइंट देखिए, मोर एफिशिएंट एंड जनरेट लेस स्मोक। ये ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा एफिशिएंट का मतलब इसे आप कम भी फ्यूल दोगे तो ये ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो ये होगी इसकी एफिशिएंसी, ये ज्यादा एफिशिएंट है और स्मोक कम प्रोड्यूस करता है, मतलब जो धुआं निकलता है वो कम निकलता है इसमें। और 2 स्ट्रोक इंजन लेस एफिशिएंट होता है और ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेस एफिशिएंट का मतलब इसको ज्यादा फ्यूल देना पड़ेगा, तो ये मतलब उसके मुकाबले काम करेगा, जितना फ्यूल दिया जाता है उसके मुकाबले काम करेगा, तो ये है लेस एफिशिएंट, ठीक है। कि फ्यूल के देने के बाद भी थोड़ा सा उसके मुकाबले कम काम करना। और ये मोर एफिशिएंट होता है, मतलब जितना फ्यूल दिया जाता है उसके मुकाबले काफी अच्छा काम करता है, ठीक है। तो जनरेट मोर स्मोक, धुआं ज्यादा निकलता है इसमें। इसमें देखो लिटिल फ्यूल कंजप्शन, इसमें फ्यूल का जो कंजप्शन होता है वो कम होता है, कम फ्यूल की जरूरत पड़ती है। 2 स्ट्रोक इंजन में मोर फ्यूल कंजप्शन, यहाँ पे ज्यादा फ्यूल देना पड़ता है। 4 स्ट्रोक इंजन में फ्यूल इज फुली कंज्यूम्ड, जितना भी फ्यूल दिया जाता है 4 स्ट्रोक इंजन में वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। बट 2 स्ट्रोक इंजन में पूरा फ्यूल जो है वो कंज्यूम नहीं हो पाता, ठीक है। यहाँ पे जो जब एग्जॉशन करना होता है तो थोड़ा सा फ्यूल बच जाता है, ठीक है। अभी देखो 4 स्ट्रोक इंजन में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेंसिव, इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, तो इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी थोड़ा सा महंगा होता है। और 2 स्ट्रोक इंजन में कंस्ट्रक्शन इज चीप, इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल होता है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा सस्ता होता है। वेट ऑफ इंजन पर हॉर्स पावर इज हाई, ठीक है। इंजन का जो वेट होता है हॉर्स पावर पर हॉर्स पावर वो ज्यादा होता है, और यहाँ पे इंजन का जो वेट होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। आगे देखिए थर्मल एफिशिएंसी इज हाई। थर्मल एफिशिएंसी मैंने आपको पहली स्लाइड में भी बताया था कि क्या होता है, ये एक रेशो होता है वर्क डन टू द हीट सप्लाइड, ठीक है, वर्क डन टू द हीट सप्लाइड, कि जितनी हीट सप्लाई की जाती है उसके अकॉर्डिंग कितना काम कर रहा है इंजन, वो होती है थर्मल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होती है, जितनी हीट दी जाती है उसके अकॉर्डिंग ये अच्छा काम करता है, ठीक है। तो वो होती है थर्मल एफिशिएंसी, इसकी काफी अच्छी होती है। बट इसमें जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, मतलब जितनी हीट इसे दी जाती है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क थोड़ा सा कम करता है, क्योंकि इसमें फ्यूल का भी कंजप्शन पूरा नहीं होता, इसलिए इसका जो थर्मल की एफिशिएंसी है वो कम रहती है, मतलब उतना हीट को यूज नहीं कर पाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिमूवल ऑफ एग्जॉस्ट एंड गैसेज इजी, यहाँ पे क्या होता है कि जो गैसेज होती हैं वो इजिली मूव कर जाती हैं, मतलब एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि पिस्टन खुद ही मूव कर देता है एग्जॉस्ट वाल्व को, और जो गैसेज हैं वो बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूल है कंज्यूम हो जाता है और यहाँ पे सिर्फ गैसेज बचती है तो वो इजिली बाहर निकल जाती है। यहाँ पे
रिमूवल ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेज का जो रिमूवल होता है वो डिफिकल्ट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे फ्यूल जो है वो फुली कंज्यूम नहीं हो पाता। एक तो गैसेज होती हैं और उसमें एक फ्यूल भी रहता है, तो इसके लिए हमें अलग से कंप्रेसर यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि टू स्ट्रोक इंजन में अलग से कंप्रेसर यूज करने पड़ते हैं एग्जॉस्ट गैसेस और फ्यूल को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अभी चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, ऑल टाइप्स ऑफ स्पीड्स आर पॉसिबल। यहाँ पे सारी टाइप की स्पीड्स पॉसिबल होती हैं, हाई भी लो भी। ठीक है, बट टू स्ट्रोक इंजन में मोस्टली हाई स्पीड इंजन आर देयर। यहाँ पे ज्यादातर जो हाई स्पीड के इंजन हैं वो ही यूज किए जाते हैं। देखो, ये जनरली स्कूटर्स में या शिप्स में यूज किए जाते हैं और ये जैसे कार्स हो गया ऐसे। ठीक है, अभी देखो नॉर्मल कूलिंग, यहाँ पे जो कूलिंग होती है वो नॉर्मली हो जाती है। ठीक है, बट टू स्ट्रोक इंजन में ओवर हीटिंग के चांसेस रहते हैं। ठीक है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो ओवर हीटिंग के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे टॉप ऑफ पिस्टन कंप्रेसेस द चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब कंबशन चैम्बर में जो एयर प्लस फ्यूल होता है जब वो आता है तो पिस्टन यहाँ से ऊपर को मूव करता है। ठीक है, जब पिस्टन ऊपर को मूव करता है तो पिस्टन का जो टॉप है वही इसको कंप्रेस करता है ना, एयर और फ्यूल को। सिर्फ उसका जो टॉप वाला पोर्शन होता है वही इसको कंप्रेस करता है। तो इसका सिर्फ टॉप होता है जो पिस्टन का, वही कंप्रेस करता है। बट जब टू स्ट्रोक की बात करते हैं हम लोग तो फ्यूल यहाँ पे भी होता है, फ्यूल यहाँ पे भी होता है। ठीक है, और पिस्टन यहाँ पे होता है। पहले वो नीचे जाता है तो इस फ्यूल को कंप्रेस करता है, बट फिर वो ऊपर जाता है, फिर वो इस फ्यूल को कंप्रेस करता है। तो यहाँ पे बोथ साइड्स ऑफ द पिस्टन कंप्रेसेस द चार्ज। यहाँ पे पिस्टन की दोनों साइड्स यूज होती है। यहाँ पे सिर्फ पिस्टन का जो अपर वाला पोर्शन होता है वही यूज होता है कंबशन को, मतलब एयर प्लस फ्यूल को कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का। आई होप यू अंडरस्टैंड।